हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है जिद। मुझे नेकलेस का ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। मैं तो यही सोने का सेट लूँगी और कंगन के साथ साथ मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए होगा और वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहनने के लिए एक वाइट गोल्ड का नेकलेस भी चाहिए होगा। सनाया ने अपने पापा पराग जी से कहा, पर बेटा तुम जो सेट पसंद कर रही हो वो बहुत महंगा, पूरे 10 तोले का है। साथ में तुम्हें ब्रेसलेट भी चाहिए और वाइट गोल्ड का नेकलेस भी चाहिए। हम तो सब कुछ मिलाकर तुम्हें 10 तोला सोना तुम्हारी शादी में देने वाले थे। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, ये सेट हमारे बचत से कुछ ज़्यादा है। यहाँ इस शॉप में तुम्हें और भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के सोने के सेट मिल जाएंगे जो हमारे बजट में आ जाएंगे। तुम उन्हें भी एक बार देख लो। सनाया की माँ निधि जी ने कहा, दिलाना हो तो वही सेट दिलवाओ जो मैंने पसंद किया है, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी में खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरे भी कुछ अरमान है। शनाया ने माँ से बहस की, लेकिन बेटा तुम्हें अपने पापा की स्थिति भी तो देखनी चाहिए। तुमने लहंगा भी पूरे लाख रुपए का लिया है। डिज़ाइन महंगा बताकर लाख रुपए जैसे मुझे उसमें कुछ नज़र तो आया ही नहीं। हमारा बजट 25-30 हज़ार तक का था, पर तुम्हारी जिद के चलते पापा ने तुम्हें लाख रुपए का लहंगा दिलवा दिया। लेकिन अब हर चीज़ में तुम्हारी जिद तो बढ़ती ही जा रही है। माँ ने कहा, आपको क्या दिक्कत हो रही है, अब तो भैया भी कमाता। शनाया ने कहा। पराग जी ने वहाँ आकर इशारे से अपनी पत्नी को फिर से चुप करा दिया। अच्छा ठीक है बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वो सेट ले लो, मैं देख लूँगा। पराग जी ने बेटी से कहा। शनाया अपनी पसंद का सोने का फुल सेट, ब्रेसलेट और वाइट गोल्ड का पेंडल सेट पाकर बहुत खुश हो गई। उसने शादी के लिए पार्लर भी हाई सोसाइटी वाला बड़े ब्राइडल पैकेज सनाया ने अपने ससुराल में बुक करवाया। सनाया अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने माता पिता से शादी में अनावश्यक खर्च करवाया, ताकि शादी के बाद उसे ना सुनना पड़े कि तुम्हारे पिता ने शादी में कोई खास इंतज़ाम नहीं किया था। मेहमानों का स्वागत, खाने पीने की व्यवस्था, सबका इंतज़ाम सनाया ने अपने पिता से उनकी हैसियत से बढ़कर करवाया। वो अपनी शादी शानदार वह यादगार बनाना चाहती थी। इसके लिए चाहे उसके पिता का सब कुछ भी बिक जाए, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। शनाया के पिता भी पुत्री प्रेम में ना चाहते हुए भी उसकी हर जिद मानते चले गए, जबकि वो जानते कि थे कि शादी में लिया कर्ज उतारने में वर्षों गुजर जाएंगे। सनाया के परिवार में उसके पिता पराग जी, माँ निधि जी और उसके 2 साल बड़ा उसका भाई जतिन था। मध्य वर्गीय परिवार की सनाया दिखने में भी बहुत सुंदर थी। वो ग्रेजुएट पास थी। उसके मम्मी पापा तो उससे आगे पढ़ाना चाहते थे, पर शनाया का मन पढ़ाई से कहीं ज़्यादा सजने संवरने और अपनी बाहरी सुंदरता को बढ़ाने में लगता। माता पिता ने उसे संस्कार तो अच्छे देने की कोशिश की थी, पर सनाया एक नंबर की बदतमीज़ व स्वार्थी लड़की थी। उसे अपने अलावा कोई दिखा ही नहीं देता था। उसे बस अपनी ही जिद मनवाने से मतलब रहता। बचपन में शनाया की तबीयत आए दिन खराब रहती थी, इसलिए उसके पापा का झुकाव उसकी तरफ कुछ ज़्यादा था, पर वो अपनी बच्ची की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख पाते थे। पहले तो शनाया छोटी छोटी चीज़ों की जिद करती थी, लेकिन अब उम्र के साथ उसकी जिद ने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया था। बात बात पर उठना, नखरे दिखाना उसके लिए आम बात भी थी। उसे हैंडल करना उसकी माँ के लिए भी एक चुनौती बन गया था। उसकी माँ उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती थी, पर सनाया तो अपनी माँ को अपना दुश्मन समझती थी जो उसकी खुशियों के आगे रोड़ा थी। खैर, सनाया की शादी विराट से हो जाती है, जो एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ससुराल में सनाया के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता, उसे सबका प्यार व सम्मान मिला। उसकी सास ने शुरू से उसे हर तरह की आज़ादी दी, घूमने फिरने, पसंद के कपड़े पहनने। पति भी उसे पत्नी का पूरा दर्जा व मान देता, उसकी इच्छाओं का सम्मान करता। शादी के महीने बर्बाद, सनाया की सास ने उससे घर के छोटे मोटे काम करने को कहा। काम में गड़बड़ी होने पर वो उसे प्यार से समझाती। कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। नई बहू को भी कुछ त्याग करना होता है, कुछ सहनशील भी होना पड़ता है, पर सनाया तो सिर्फ लेना जानती थी, देना नहीं। ससुराल वालों के इतना को
ऑपरेटिव होने के बाद भी हर छोटी छोटी बात पर शनाया घर में कलह करती। धीरे धीरे कलह ने विकराल रूप ले लिया। विराट घर का इकलौता बेटा था, इसके बावजूद उसके माता पिता ने उसे बहू के साथ अलग गृहस्थी बसाने का सुझाव दिया ताकि सास ससुर की गैर मौजूदगी में शनाया अपने पति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी गृहस्थी बसा सके। सनाया में जरा भी व्यवहार कुशलता नहीं थी। इधर सनाया के भाई जतिन की भी शादी हो गई। जतिन की पत्नी मानसी बहुत ही सुशील व संस्कारी, गृह कार्यों में दक्ष और मिलनसार थी। वो सभी को आदर सम्मान देती। जल्द ही उसने अपनी इच्छाओं से सबका दिल जीत लिया। ससुराल वालों ने उसका भरपूर साथ दिया, इसलिए उसे नए माहौल में ढलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वो अपने पति के साथ साथ सास ससुर को भी अपना समझती, गलती होने पर स्वीकार भी करती, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानती। मानसी जल्द ही घर की बहू से बेटी बन गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मानसी ने एक छोटे बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। वहीं शनाया भी एक बेटे की माँ बन गई। शनाया और उसके पति के बीच वैवाहिक जीवन के नाम पर बस औपचारिकता रह गई थी। सम्मान, प्यार और विश्वास तो उनके बीच बचा ही नहीं था, क्योंकि शनाया ने अपनी जिद के चलते पति को उसके माता पिता से दूर किया और पति से भी छोटी छोटी बात को लेकर कलह करती। बच्चे की खातिर उसका पति शनाया को बर्दाश्त करता। कुछ समय बाद शनाया के पापा पराग जी को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। इस मुश्किल घड़ी में बहू मानसी मजबूती के साथ अपनी सास और पति के साथ खड़ी रही। बेटे बहू ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, पर पिता को बचा न सके। एक झटके में निधि जी का मानो सब कुछ बिखर गया, पर बेटे बहू ने उन्हें संभाल लिया। उन्हें जरा भी अकेलापन महसूस न होने दिया। मानसी पहले से भी कहीं ज़्यादा निधि जी की दवाइयों और उनके खाने पीने का ध्यान रखने लगी। निधि जी भी पोते पोतियों में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। एक बार अचानक सनाया मायके आ धमकती है। माँ का हाल चाल पूछने की बजाय वो माँ से अपने हक की बात करती है। मम्मी पापा तो अब नहीं रहे, नहीं तो अब आप मुझे मकान में मेरा हिस्सा दे दीजिए। कल को भाई भाभी का मन बदल गया तो और फिर ये तो बेटियों का कानूनी हक है। सनाया ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अब सनाया, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ससुराल में किस बात की कमी है जो तुम मकान में हिस्सा मांग रही हो? तुम्हारी शादी में भी हमने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया, जिसका कर्ज हम आज तक चुका रहे। पिता के बाद तुम्हारे भाई हर फर्ज निभा रहा है। 30 त्यौहार, तुम्हारे ससुराल में शादी ब्याह, हर बार लेन देन कर रहा है। बहू भी तुम्हारे हमेशा मान से परिवार शाहिद मायके बुलाती है। वो लोग तुम्हें घुमाते फिराते हैं, उचित भेद के साथ तुम्हें विदा करते हैं, और हमारे पास संपत्ति के नाम पर ये 2 कमरों का मकान ही तो बचा है। तुम्हारे भाई की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तुम्हारी शादी में लिया कर्ज चुकाने में जा रहा है। बचत का काफ़ी हिस्सा तुम्हारे पापा के इलाज में पहले ही खर्च कर चुका है। जब तुम लड़ झगड़ कर अपने ससुराल से अलग हुई थी, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी काफ़ी आर्थिक मदद की थी, और तुम्हारे बेटे जन्म के समय तुम्हारे पापा ने लाख की एफडी उसके नाम भी तो की थी। तुम्हारे भाई ने तो एजुकेशन लोन लेकर आगे पढ़ाई की नौकरी मिलने पर वही अपना लोन चुका रहा है। उसने अपनी शादी भी लगभग खुद की कमाई से ही की है। मेरा खुद का भी तो दवाइयों का खर्च कितना है। तुम्हारे भाई के दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी देखना है। वैसे भी तुम्हें किस बात की कमी है? मकान में हिस्सा मांग कर कहीं तुम अपना मायका हमेशा के लिए ना खो दो बेटा। जहाँ अपनी स्नेह प्रेम और विश्वास हो, वहाँ ये अधिकार कोई मायने नहीं रखते। निधि जी ने सनाया को समझाया, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सनाया ने फिर जिद पकड़ ली। ठीक है, मैं देखती हूँ, निधि जी ने कहा। सनाया वापस अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सनाया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी माँ 2 बड़े बड़े सूटकेस लिए खड़ी थी। मम्मी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? क्या भाई भाभी ने आपको घर से निकाल दिया? सनाया एक सांस में बोले जा रही थी।
वो बेटा अब से मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। बेटा मकान में तुम्हें हिस्सा चाहिए तो वो अपने भाई की तरह मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी। इतने साल तो तुम्हारे भाई भाभी ने मेरी सेवा की, अब तुम्हें करनी होगी। मकान मैंने बेचने के लिए दिया है, देखते हैं कब तक बिकता है। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा मायका ससुराल सब यहीं है। अब तुम छुट्टियाँ बिताने कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा कमरा बता दो मुझे कहाँ रहना। निधि जी ने कहा, पर मम्मी आप तो जानती हैं मेरे कमरे में 2 ही कमरे हैं, एक हमारा और एक मेरे बेटे का। नहीं, मुझे तो मेरा पर्सनल कमरा चाहिए, कोई हॉल वॉल में नहीं रहने वाली मैं। निधि जी ने कहा, शनाया को अकेले रहने की आदत थी, माँ को संभालना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। निधि जी तो बेटी की सास से भी ज़्यादा उसके हर काम में टोका टाकी करती, घर में कलह की स्थिति पैदा हो जाती। शनाया अपने घर में अपनी ही माँ को उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब शनाया के पति को सासू माँ के घर आने का कारण पता चला तो वह अपनी पत्नी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ। शनाया, तुम तो पहले ही अपने ससुराल वालों के दिल से उतर चुकी हो, आज तुमने मुझे भी मेरे ससुराल वालों की नज़रों में गिरा दिया। सबको लगता होगा मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उकसाया होगा, जबकि मुझे तो इस बात का पता तक नहीं था। इतना भी स्वार्थी और लालची होना ठीक नहीं है। माँ जी, ये आपका ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, पर प्रॉपर्टी में हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, पर हाँ, हर साल में 1-2 बार आपके हाथों के पकवान चखने जरूर आता रहूँगा। विराट ने कहा। निधि जी को अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। कुछ दिन वहाँ रुक कर वो अपने घर वापस चली गई, अपने बेटे बहू के पास। दोस्तों, स्थिति को देखकर ही आर्थिक मसले सुलझाने चाहिए। प्रेम और रिश्तों के सब सामने अधिकार कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, ये स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।